आपने बताया कि आईपीओ आपका आने वाला है। आपके लाइफ में ऐसा नहीं था बिजनेस चालू करने के बाद आपको लगा कि अभी तो बैंकरप्ट होने वाला है, अभी कुछ समझ नहीं आता क्या करना है? हाँ, पंडित जी के पास गया। टाइम ऐसा आया मुझे लगा कि अब नहीं संभल रहा मेरे से। मैं मेरा एक फ्रेंड एस्ट्रोलॉजर था, उसके पास गया। मैंने कहा यार अब चीजें मुझे डर लग रहा है। तो ही सेड 2 months वेट। 2 महीने में चीजें बदल गई। बिजनेस होता कैसे और इसमें आप पैसे कैसे कमाते हो? गवर्नमेंट कहती है अब 5 साल बाद आपने तो टायर मोहित बजाज को दे दिया, मोहित बजाज ने टायर वो कार पे लगा दिया, वो टीयर ऑफ हो गया, मोहित बजाज ने उठा के उसको फेंक दिया। अरे यार वो तो टायर फेंक दिया सड़क पे, वो सड़क किसकी है? तो गवर्नमेंट की सड़क। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टायर को प्रॉपर रिसाइकिल करे? हमने बोला हम उठाएंगे सड़क से, आपके लिए उठाएंगे। आप कितने घंटे काम करते हो दिन? यार दिन में मैं 12 घंटे तो काम करता हूँ। योर वाइफ इज ऑल्सो फुल्ली इन्वॉल्व्ड इन दिस फैमिली बिजनेस। हाउ डू यू डिसाइड कि ओके अभी ऑफिस की बातें घर पे नहीं लानी है? एकदम ऐसे लग रहा है मजा आने वाला है पॉडकास्ट में। हाय मोहित जी, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन विद कुशल। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच, आई एम वेरी गुड। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आपसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आ रही है, तो एकदम ऐसे लग रहा है आज मज़ा आने वाला है पॉडकास्ट में। कितने दिन हो आप मुंबई? मैं परसों जाने वाला हूँ। अच्छा, और आप कहाँ से हो? मैं हूँ सहारनपुर। सहारनपुर इज़ अ स्मॉल टाउन नियर देहरादून। ओके। हाँ, एंड अभी आप वहाँ पे ही रहते हो? अभी मैं वहीं पे रहता हूँ। बॉर्न अप बॉटअप वहीं है। एजुकेशन दिल्ली से थी। ओके। और उसके बाद फिर मैं दोबारा यहाँ आ गया, तो उत्तराखंड इंडस्ट्रियल टाउन बना था, तो फिर फैक्ट्री वैक्ट्री वहीं लगा ली, तो बस फिर सहारनपुर के ही हो गए। तो जिन लोगों को आपके बारे में अगर पता नहीं है तो आप उनको इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? मेरा नाम मोहित बजाज है। आई एम 49 ईयर्स ओल्ड और मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और बेसिकली रिसाइकलिंग मैनेजमेंट में काम करता हूँ। आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 2001। तो हम लोगों का बेसिकली मैं एक इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड फैमिली से आता हूँ। हम लोगों की 75 से रबर फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था और हम लोग बाटा के OEM थे। बाटा के लिए हम लोग रबर स्लीपर्स मैन्युफैक्चर करते थे। उसके बाद डिफेंस के लिए हम लोग फुटवेयर बनाते थे। और 2001 आफ्टर कंप्लीशन माय MBA आई जॉइंड माय बिजनेस, फैमिली बिजनेस। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से, अब जो मैं टायर रिसाइकलिंग का बिज़नेस करता हूँ बेसिकली, तो वहीं से मुझे आइडिया जनरेट हुआ ये इस बिज़नेस के लिए। तो अब हम लोग पिछले 20 ईयर्स से वी आर इनटू प्योर रिसाइकलिंग बिजनेस, रिसाइकलिंग ऑफ टायर्स। बेसिकली हम लोग उसी के अंदर बिजनेस करते हैं। तो अभी आप एक बात बताओ, तो आपने जैसे MBA किया आपने बताया, तो आपने फिर ज्वाइन किया फैमिली बिजनेस। सो आपकी जब कॉन्वर्जेशंस होते थे आपके पापा के साथ व्हेन ही हैड आल्सो स्टार्टेड दिस बिजनेस, सो हाउ वाज योर अपब्रिंगिंग एंड आपने बिजनेस के जो कॉन्वर्जेशंस है वो कैसे आपने अप्लाई किए आपके डे टू डे लाइफ में? तो कॉन्वर्जेशंस कैसे होते थे अबाउट बिजनेस व्हेन यू वर ग्रोइंग अप एंड देन हाउ डिड यू फाइनली डिसाइड कि ओके यही करना है? कुशल, बिजनेस ना जीन्स में था। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट टेबल, डिनर टेबल, वाइल ट्रैवलिंग, तो डैड को एक ऐसे एनवायरनमेंट में देखा और फैमिली का एनवायरनमेंट बिजनेस का ही है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मैं बहुत ही एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं सिल्वर स्पून बॉटअप हूँ और मैंने हमेशा ये देखा है कि किस मेहनत से मेरे डैड ने मेरे डैड का जो था वो फर्स्ट जो है जनरेशन जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने देखा है डैड ने स्क्रैच से कैसे ये चीज़ को ऊपर लेके गए हैं। तो कितनी मेहनत और कितनी अब लगती है, स्वेट एंड ब्लड कितना लगता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, मैंने देखा है। तो मुझे पता था बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। थोड़े एग्जांपल्स दे सकते हो आपने क्या देखा एंड क्या टफ फेजेस आपके डैड ने फेस किया एंड देन कैसे उनको टैकल किया? यार मेरे डैड मैंने देखा तो नहीं है, बट क्योंकि मैं ज़्यादा रहा नहीं, मैं पढ़ने बाहर चला गया, तो मेरी मॉम बताती है कि मेरे डैड जो है वो नहा धो के साफ़ कपड़ों में जाते थे और जब वापस आते थे तो पूरे कपड़े ख़राब होते थे। तो मतलब वो जो खुद आज आई एम टॉकिंग अबाउट 1975 एंड 80s के अंदर, जब आपको पता है कि मशीनरी के ऊपर ऑपरेटर नहीं आ रहा तो आप मशीन बंद नहीं कर सकते, तो आप कुछ टाइम के लिए ऑपरेट खुद करना शुरू कर देते थे। मशीन ख़राब हो गई तो आपको पता है कि इतने मैकेनिकल बैकग्राउंड के लोग अवेलेबल नहीं थे, तो खुद अपना मशीन ठीक करनी शुरू कर दी। और तब एक एरा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो कर रहा था उस टाइम पे। बीच में 90s में एक टाइम आया था कि इंडस्ट्रियल थोड़ा सा डाउन गया था, लेकिन 75 से लेके 90 तक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल एरा था। तो बहुत लोगों ने जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई, दे हैव ग्रोन अप और दे हैव अर्नड। और जितने भी इंडिया में अच्छे इंडस्ट्री हाउसेज हैं वो सब उसी टाइम के आप देखेंगे जो बहुत बाद में जाके बड़े ग्रो करे हैं। 90 और 2000 में बहुत
एक डाउनफॉल आया था फैक्ट्री के नाम से कि यार फैक्ट्री वर्क इतना नहीं था, बिकॉज गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो जीएसटी की पॉलिसीज़ हैं या जो एक्साइज की पॉलिसीज़ बहुत अनफेवर थी बिज़नेस को लेके। बट बाद में और पहले बहुत अच्छा था बिज़नेस। तो हमने देखा है डैड को वो मेहनत करते हुए टूर पे जाना और एक एक हफ्ता घर से बाहर रहना फॉर मार्केटिंग पर्पस, फॉर सेल पर्पस, और 15-15 दिन घर से बाहर रहना। तो हमने वो एक एरा देखा है, पूरी चीज़ें देखी हैं और वो सेक्रीफाइस देखा है जो फैमिली करती है। एक हस्बैंड ना घर पे शाम को आना और 10 दिन टूर पे रहना, तो वो बच्चों को फादर से अलग रहना और वाइफ को अलग रहना, एक फैमिली तो मिस करती है वो चीज़ें। एक 9 to 5 के जॉब में पता है कि फादर 5 बजे 6 बजे घर आ जाएगा, बट एक बिजनेसमैन को पता नहीं कि मेरा फादर आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है। तो हमने वो हमें पता था, आई वॉज मेंटली प्रिपेयर कि मेहनत तो करनी है। अच्छा, फिर मेहनत के साथ आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। आप स्विम कर रहे हो और आपको पता है मैं स्विम कर रहा हूँ और मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाऊंगा, तो आप आधे तो डीमोटिवेट हो जाओगे। और आपको पता है मैं स्विम करूँगा, मैं पहुँच ही जाऊँगा, तो फिर आप तो स्विम करके निकल ही जाओगे। तो एक हमें ये कॉन्फिडेंस मुझे था कि मैं हारूंगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, एक फैमिली सपोर्ट बहुत है। मॉम का सपोर्ट, मेरी वाइफ का सपोर्ट, मेरे फादर का सपोर्ट, क्योंकि उनको पता था कि मेहनत का फल तो है ही है। तो और उसके बाद जो एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर जो जीन्स होते हैं, इंटीग्रिटी के जीन्स। अच्छा, हमारे फैमिली में क्या है, वी स्टिल हैव पीपल जो मुझे गोद में उठा के स्कूल लेके गए हैं, करेक्ट। तो वी हैव इंटीग्रेटेड टूवर्ड्स आवर स्टाफ, लेबर, वी हैव इंटीग्रेटेड टूवर्ड आवर सप्लायर्स। तो आज 20 साल से जो सप्लायर मुझे सप्लाई कर रहा है, चाहे मुझे कम मार्जिन दे रहा है, चाहे ज़्यादा दे रहा है, मुझे अच्छा मतलब मुझे उससे जुड़ा रहना है। मेरे डीलर नेटवर्क हैं, चाहे मेरे से कम माल ले रहा है, ज़्यादा माल ले रहा है, चाहे मेरे से वो 10 रुपये का माल ले रहा है, जब उसका कॉल आएगा तो हैव टू अटेंड इट। मतलब मेरा आज उनसे रिलेशन बहुत अच्छा है। तो एक इंटीग्रिटी की फीलिंग मुझे पता है कि बियॉन्ड वैल्यू ऑफ वर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक फैक्ट्री ओनर के लिए वैल्यू ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी ज़बान से एक चीज़ निकल गई कि यार मुझे ये काम करना है, मुझे पेमेंट इतने बजे देनी है, तो मुझे इतने बजे पेमेंट देनी है। तो ऐसे ही वैसा वर्सा वो एक वैल्यू चेन जो चली, वो अंदर ब्लड में थी कुशल। हमें पता था कि ये देखो, बिजनेस सिर्फ माल खरीदना, माल को बनाना और माल को बेचना नहीं है। एक इंडस्ट्री को रन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, मेहनत के साथ साथ सच्चाई, ईमानदारी। तो ये सब चीज़ें हमें पता थी हमें शुरू से ही। तो फिर हमने 2001 में जब मैं ये डैड के साथ बिजनेस में आया, तो पढ़ के आया था फुटवेयर इंडस्ट्री एक ट्रांसफॉर्मिंग फेस में था। चाइना टेकअप कर रहा था चीज़ों को। तब पहले हमारे पास फुटवेयर बहुत अच्छे नहीं होते थे। यू आर वेरी यंग, बट उस टाइम पे फुटवेयर बहुत अच्छे नहीं होते थे। हमारे पास एक्शन था, हमारे पास कैंपस था, या हमारे पास फिनिक्स थे, ये फुटवेयर थे। हमारे पास बहुत अच्छे फुटवेयर की रेंज नहीं थी। तो रबर बेस्ड फुटवेयर ज़्यादा चलता था, तो रबर बड़े जीन्स में था हमारे। तो तब मुझे लगा कि कुछ यार बड़ा करना है, कुछ इम्पैक्टफुल करना है। देन ये प्रोडक्ट जो हम आज बना रहे हैं, ये हम लोग अपने फुटवेयर के इनसोल में यूज़ करते थे एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल रबर। तो तब एक दिन फाइन डे ये प्रोडक्ट मैं खरीदता था, तो मैंने देखा ये प्रोडक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट की आदत है, वो जैसे यहाँ भी बैठेगा तो इसको भी देखेगा क्या है ये, कप को भी उठाएगा तो देखेगा यार क्या चीज़ है। एक आदत होती है ना एक इंडस्ट्रियलिस्ट की, हर चीज़ को इवैल्यूएट करना, एनालिसिस करना। तो मैंने उस दिन वो प्रोडक्ट देख रहा था, तो मैंने उसकी स्टडी करनी शुरू करी। तो यार मैंने देखा ये टायर की रिसाइकलिंग से बनता है। तो दैट फैसिनेटेड मी अ लॉट कि यार ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे किसी चीज़ में यूज़ हो रहा है वो रिसाइकलिंग का प्रोडक्ट है। देन आई स्टार्ट स्टडिंग के रिवर्स पे गया कि ये टायर से चीज़ बन रही है, टायर की रिसाइकलिंग कर रहे हैं हम, और उससे रिसाइकल करके प्रोडक्ट बन रहा है। फर्स्ट दैट फैसिनेटेड मी अ लॉट। अच्छा, पढ़ के जब आप आते हो ना, तो 2-3 चीज़ों का बहुत भूत दिमाग में रहता है। एक तो यार कुछ बड़ा करना है, कुछ इम्पैक्टफुल करना है। दूसरा है सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो एक वो रिसाइकलिंग का कंसेप्ट बहुत समझ में आ गया मुझे। तो फिर तीसरा जो कंसेप्ट मुझे लगा कि यार ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी भी इसको खरीदती है, एक मिड सेगमेंट कंपनी भी इसको खरीदती है, और एक स्मॉल सेक्टर भी। बड़ी कंपनी जैसे जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो भी खरीद रही थी इसको। स्मॉल मीडियम कैप इंडस्ट्री जैसे जो साइकिल टायर्स बनते थे, बैटरी बॉक्सेस पहले ब्लैक आते थे, यू रिमेंबर दैट, ब्लैक बैटरी बॉक्स आते थे, तो वो इससे बनते थे। मैट्स, बीडिंग, प्रोफाइल सब इससे बनता था। और तीसरा मुझे लगा जो छोटी टाइनी फैक्ट्रीज हैं जो पंचर बनाती हैं या कुछ और बनाती हैं, वो भी इससे बनती थी। तो मुझे बहुत वास्ट मार्केट लगी। देन वी फाइनली डिसाइडेड कि यार ये काम करना है। तो इसका जो कैपेक्स था वो हमारी जो हम काम करते थे उससे काफ़ी बड़ा था। तो वी फाइनली कि यार अब ना चद्दर से पैर जो है ना वो ज़िंदगी में बाहर रखने हैं, ये वाला कंसेप्ट शुरू से क्लियर था।
ये मुझे ये गॉड गिफ्टेड है कि मतलब चद्दर जितनी है ना उससे इतना बाहर रहो कि थोड़ी थोड़ी ठंड लगे। बिजनेस उस स्पेस पे चलाओ जिस स्पेस पे डर लगे। वाह, क्या बात है। राइट। अगर दिन में एक बार आपकी हार्ट बीट ऐसे नहीं होती, यानी आप ग्रो नहीं कर रहे कुशल। सारी माल तो सारे बेचते हैं, सारे खरीदते हैं। देखो, आप एक अम्यूजमेंट पार्क में जाओ, सबसे महंगी टिकट पता किसकी होगी? जिस राइड में सबसे ज़्यादा डर लगेगा। करेक्ट। करेक्ट। तो मैं जब टास्क लेता हूँ ना लाइफ में, या हर 3-4 महीने बाद मैं एक टास्क लेता हूँ और फिर अपनी टीम से पूछता हूँ, जब बहुत ज़्यादा एक दिन सबको डर लगता है ना, फिर जाता हूँ, हाउ इज़ द राइड? तो सारे हंसते हैं कि सर जो है ऐसी ऐसी राइड देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट स्टेक पे है, आपको बाय हुक एंड क्रुक जीतना है। तो वो वाला जो एक राइड वाला, मतलब वो अंदर जो डर के आगे जीत वाला जो फंडा है ना, वो आई बिलीव इन दैट, कि डर नहीं लगाना तो आपने व्यापार नहीं किया कुशल, फिर बिजनेस धंधा नहीं किया। धंधा मतलब डर, क्योंकि डर लग गया तो समझ लो आपके प्रॉफिट 10 गुना ज्यादा है। जितना ज्यादा डर उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो आपकी जर्नी में आपको कितने बार डर लगा हुआ है? मेरे को तो हर 1 महीने बाद डर लगने लग जाता है। माय वाइफ कॉल्ड मी कि यार तुम्हारा तो मेरी यार, मैं बहुत फुटियों ने बहुत स्मॉल स्केल पे काम करते थे हम लोग। मेरे डैड भी इसी नेचर के हैं कि उनको जब बोल दिया डैड मुझे ये काम करना है, तो वो फिर मेरे शोल्डर पे हाथ ही आता है, करते हैं पुत्र, पंजाबी में करते हैं पुत्र। तो फैक्ट्री लगाई तो बैंक से बहुत लोन लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट करी, बैंक से लोन लिए। लोन कभी लाइफ में इतने लिए नहीं थे। कितना लोन लिया था आपने? मैंने तब 2005 में मैंने 4 करोड़ रुपए लोन ले लिया था। अच्छा। घर के कागज प्लेज करना इट्स नॉट इजी। करेक्ट। डर लगता है। व्हेन यू प्लेज योर हाउस, आपको पता है फैक्ट्री नहीं चली तो यू गॉन। डर लगता है। सप्लायर्स को आप एक इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के जो डीलर है उसके पास जाके जब अपना प्रोडक्ट को रखते हो और कहते हो ये उससे बेटर है, और जब वो टेस्टिंग के लिए जाता है तो डर लगता है। करेक्ट। और उसके बाद जब आप आते हो वापस और आप कहते हो कि अभी यार अभी तो फैक्ट्री ठीक चलने लग गई है, ये इसका सब धीरे धीरे पे बैक हो रहा है, लेट्स टेक अ न्यू मशीन और प्रोडक्शन इंक्रीज करो। ठीक है ना, फिर डर लगता है। तो डर क्या है कि डर तो ग्रोथ के साथ आता ही है। डर तो हर आदमी को लगता है जो ग्रो करेगा। करेक्ट। आप भी ग्रो करोगे, जो भी ग्रो, आप जॉब छोड़ के एक जॉब क्विट करके दूसरी जॉब में ज्वाइन करोगे, एक डर तो वहाँ भी है कुशल। लेकिन ग्रोथ बिना उसे कैसे मिलेगी? आई एम 49 ईयर्स ओल्ड। मैं चाहूँ तो मैं आराम से, देखो बहुत ज़्यादा लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं लाइफ के अंदर कि यार बहुत हो गया अब नहीं करना, बट वो नहीं है ना, फिर करना तो किस लिए नहीं है। बट ठीक है, दिस इज हाउ इट रन्स। ये एक फाउंडर ही समझ सकता है चीज़ को। आज मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम में मैं जो बोल रहा हूँ, मे बी बहुत फाउंडर्स होंगे जो चीज़ समझेंगे कि नहीं, टेंशन तो आती है कुछ नया करने के लिए। 100%। आप घर छोड़ के निकल जाते हो कि मुझे कुछ करना है, शहर छोड़ देते हो, देश छोड़ देते हो। इजी है यार, बच्चे कनाडा चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। इजी नहीं है कुशल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इजी नहीं है। इजी तो घर पे बैठना, आराम, रिलैक्स करना है। तो सेम एज इट बिजनेस। आज हम एक, और फिर हम क्या है ना, हम एक पेज पे नहीं रुकते, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक करते हैं। आज हम IPO लेके आ रहे हैं, आज हम इन्वेस्टर्स के साथ कमिटमेंट कर रहे हैं। तो जो कमिटमेंट कर रहे हैं, आज हम इन्वेस्टर को कहते हैं 1 रुपया लगाओ। तो अगर इन्वेस्टर का हमने 3 साल में 3 गुना पैसा नहीं किया, फिर फ़ायदा क्या हुआ हमारा? नहीं हुआ कुछ फ़ायदा तब है जब इन्वेस्टर हमारे से इन्वेस्ट करे और 3 साल में उनका पैसा 3 गुना होगा। 3 गुना कैसे होगा? मेरे पास कोई मशीन तो है नहीं कि मैं उनके पैसे डालूंगा। मेरे पास फैक्ट्रीज़ हैं, जिस फैक्ट्री को मैं रन कर सकता हूँ प्रॉपरली, वो प्रॉपरली रन करूँगा, रेवेन्यू को 3 गुना करूँगा, प्रॉफिट को 3 गुना करूँगा, तभी तो उनका पैसा 3 गुना होगा। और उनके पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हेड पे आएगी। वो तो पैसे मेरे पे लगा रहे हैं ना, तो मेरे पैसे लगाएंगे तो मैं कैसे सो जाऊँगा? तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 गुना हो जाएगी।
तो फिर वहाँ से 2005 में भी स्टार्टेड दिस बिजनेस फ्रॉम उत्तराखंड स्टेट बन गया था तब, और वहाँ सब्सिडीज आ गई थी। तो हमने फिर ये धीरे धीरे फुटवेयर का बिजनेस वाइंड अप कर दिया 2008 तक, और हम फुटवेयर इंडस्ट्री को छोड़ के 100% रबर रिसाइकलिंग के अंदर आ गए थे 2008 में। 2008 से जर्नी स्टार्ट हुई, 2010-11 तक हम डेट फ्री हो गए थे पूरा, और 2011 के बाद फिर हमारी फैक्ट्री कांस्टेंट वे से चलती रही, अच्छा काम करती रही। हम जो माल प्रोड्यूस करते थे रिस्पेक्टफुली वो माल बिक जाता था। हम लोगों ने कुछ इंपोर्ट्स भी करे, हमने रॉ मटेरियल, हम इंटरनेशनली भी गए, हमने गवर्नमेंट से लड़के परमिशंस भी हासिल करी, और हमने बाहर से मटेरियल को, जो टायर इंपोर्ट बैन था उस इंपोर्ट को भी ओपन कराया, और फिर हमने टायर्स को इंडिया में लेके आई, यूज़ टायर को एक मार्केट नई डेवलप करी यूके में जाके, और फिर उस टायर्स को हमने इंडिया में रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करा। 2015 में हमने फिर एक अपना नया वर्टिकल चुना था, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग। तो एक और कंपनी हमने फॉर्म करी ई वेस्ट रिसाइकलिंग की, जो सैमसंग इंडिया लिमिटेड के साथ काम करती रही। उसके बाद फिर 2022 में सब कुछ ठीक चल रहा था, मतलब चल रहा है अभी, सब कुछ ठीक था। तो गवर्नमेंट ने आफ्टर कोविड एवरीबडी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पोल्यूशन, एवरीबडी स्टार्ट अबाउट टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, ग्रीनरी, ग्रीन, कार्बन फुटप्रिंट, सबने बात करनी शुरू कर दी आफ्टर ग्लोबल वार्मिंग, आफ्टर कोविड। तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया, गवर्नमेंट स्टार्टिंग एनालाइजिंग कि जितना भी स्क्रैप डेवलप हो रहा है कंट्री के अंदर, अब ये प्रॉपर रिसाइकिल होना चाहिए। दो इट वाज रिसाइकलिंग प्रॉपरली, बट वो इसको और ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। तो दे टुक एन इनिशिएटिव कि हम अब जितने भी रिसाइकलर्स हैं और जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, और इस हर इंडस्ट्री को, चाहे वो टायर थी, ई वेस्ट थी, बैटरी था, प्लास्टिक था, पेपर था, पेट बॉटल्स थी, इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो टायर में भी ऐसा हुआ कि हमें जितनी भी बड़ी कंपनीज थी, आत्मा एक एसोसिएशन है, ऑटोमोबाइल टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, उसको उन्होंने बुलाया, हमारे रिसाइकलर्स को बुलाया, एक प्लेटफॉर्म पे बिठाया। उन्होंने बोला कि अब जो है आप एक प्रॉपर मिल के काम करो। तब टायर रिसाइकलिंग का गैजेट पास हुआ, और एक SOP स्टैंडर्ड्स आए, जिसके तहत अब ये फैक्ट्री रन की जाएगी। ठीक है, तो तब ये फैक्ट्री हमने और बड़ा करने का सोचा, और तब हमने अपने 2 प्लांट और हमने इसके अंदर डाले। EPR आया। EPR मस्ट बी हर्ड। क्या होता है EPR? नहीं, क्या होता है EPR? EPR गैजेट में क्या हुआ, एक टर्मिनोलॉजी आ गई EPR एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ ऐसा था कि गवर्नमेंट को लगा कि आप, फॉर एग्जांपल, कुशल इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वन प्रोडक्ट, से टीवी, से टायर। आपने टायर बनाया, उसके ऊपर मार्केटिंग कॉस्ट ऐड करी, उसके ऊपर आपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऐड किया, एडमिन कॉस्ट ऐड करी, R&D कॉस्ट ऐड करी, अपना मुनाफा लिया, वो टायर बना लिया। टायर बना के आपने मोहित बजाज को टायर बेच दिया। ठीक है, मैंने लिया, और आपने मुझे उसकी 6 मंथ की वारंटी दे दी। ठीक है, वो टायर मैंने यूज़ किया। अगर वो 6 महीने तक टायर ख़राब होता है तो मैं आपके पास आता हूँ, कुशल ये टायर ख़राब हो गया है, तो कुशल कहता है कि ठीक है, मैं टायर आपको बदल के दे देता हूँ। बट अगर वो 6 मंथ 1 डे हो गया तो कुशल कहता है कि योर वारंटी टाइम हैज़ बीन पास ऑन, नाउ योर एग्रीमेंट एंड माइन एग्रीमेंट हैज़ बीन फिनिश्ड एंड देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन यू एंड मी। करेक्ट? आई एम राइट ऑन दिस पार्ट? Now government said that we are extending the producer's responsibility. That producer responsibility doesn't finish after the warranty. वो end of the life तक जाएगी। मतलब अब हर प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट को हजार्ड वेस्ट जितने भी है, एक एंड ऑफ द लाइफ आइडेंटिफाई करनी होगी। जैसे टायर की एंड ऑफ द लाइफ 5 ईयर आइडेंटिफाई करी है। कैसे भाई? फॉर एग्जांपल कुशल कहता है जी 6 महीने तो मैं पहले टायर बनाऊंगा, 3 महीने तो मेरे वेयर हाउस में रहेगा, 3 महीने डिस्ट्रीब्यूशन पे रहेगा, 4 साल वो गाड़ी के ऊपर रहेगा, 30,000 किलोमीटर चलता है, 6,000 किलोमीटर पर के हिसाब से भी चलेगा, तो मेरा टायर मैक्सिमम 5 साल की मेरी एंड ऑफ द लाइफ होएगी। इससे ऊपर मेरा टायर चलेगा नहीं, वेदर ख़राब कर देगा, ये ख़राब कर देगा। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है अब 5 साल बाद आपने तो टायर मोहित बजाज को दे दिया, मोहित बजाज ने टायर वो कार पे लगा दिया, वो टायर टर्न ऑफ हो गया, टीयर ऑफ हो गया, मोहित बजाज ने उठा के उसको फेंक दिया। अरे यार, वो जो टायर फेंक दिया सड़क पे, वो सड़क किसकी है? वो गवर्नमेंट की सड़क है। अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टायर को प्रॉपर रिसाइकिल करे?
Now this is your responsibility as an organization, as a producer, because you have earned in that product कि उसको उठाओ और उसको लेके जाओ रिसाइकलर के पास कि इसको आप रिसाइकल करो. दिस इज EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ अब जितनी कंपनीज थी वो सारी कह रही थी कि सर ये कैसे हो सकता है कि मैं जाऊं और मैं सड़कों से टायर उठाऊं और मैं जाके रिसाइकलर को बोलूं कि रिसाइकल करे. तो अभी वी आर सिटिंग ऑन वन प्लेटफॉर्म, रिसाइकलर, गवर्नमेंट एंड प्रोड्यूसर्स. तो गवर्नमेंट ने बोला नो नो नो, कोई बात नहीं, वी हैव अ रिसाइकलर जो ऑलरेडी डूइंग दिस, बट नाउ यू हैव टू पे रिसाइकलर फॉर दिस. हमने बोला हम उठाएंगे सड़क से, आपके लिए उठाएंगे, बट आपको हमें उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी. करेक्ट. तो अब मैं टायर उठाता हूँ पर केजी के हिसाब से उसके पॉइंट जनरेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड EPR क्रेडिट्स. ठीक है. अब मैंने जैसे उसको उठाया, मैंने फॉर एग्जांपल 1 टन टायर उठाए, तो मैं 1 टन को रिसाइकल करता हूँ. मैं गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करता हूँ कि मैंने ये 1 टन टायर को रिसाइकल किया है, तो मुझे वो एक नंबर और उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे पॉइंट्स जनरेट कर देते हैं. वो पॉइंट्स, उन्होंने 1 टन टायर बनाया है तो उनकी ऑब्लिगेशन है वो क्रेडिट्स को मेरे से खरीदने के लिए. देन वो आके मेरे से वो क्रेडिट को परचेज करते हैं. तो ये कार्बन क्रेडिट जैसा ही हो गया ना. करेक्ट. तो ये एक EPR मॉडल आया. ठीक है. तो इसके अंडर फिर हमने 3 यूनिट लगाए. एक हमने भगवानपुर में जो चल रहा था उसके अगेंस्ट हमने एक और भगवानपुर में प्लांट लगाया, वहीं एक्सटेंड किया, और एक हमने टायर पायरोलिसिस का प्लांट लगाया राजकोट के अंदर. करेक्ट. अब दिस इज द बिजनेस व्हाट वी आर डूइंग. और हमारा राजकोट का जो पायरोलिसिस प्लांट है वो हमारा नेक्स्ट मंथ कमर्शियल प्रोडक्शन में आ जाएगा. और हमारा जो रिक्लेम रबर का प्लांट है वो हमारा विद इन 3-4 मंथ्स कमर्शियल प्रोडक्शन में आ जाएगा. नाउ बड़ा प्रोजेक्ट है. एक प्लांट बिल्ड करने का क्या कॉस्ट आता होगा? एक प्लांट 1000 टन के बिल्ड करने का अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ पे आ जाता है. बाप रे, 50 करोड़. और ये क्या बाइफर्केशन होगा? मशीन्स का कॉस्ट वगैरह हाँ, होगा? मशीन का कॉस्ट इसमें आप सबसे एक्सपेंसिव मशीन कौन सी होती है? इसमें सबसे एक्सपेंसिव मशीन होती है श्रेडर. कितने की आती है वो? श्रेडर आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 करोड़ रुपए का. अच्छा. मैं आपसे कर रहा हूँ हाई स्केल प्लांट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब छोटे प्लांट चलते नहीं है कुशल. अब हाई स्केल प्लांट चलते हैं क्योंकि हमें एक्चुअली चाहिए कि हम तो कन्वर्जन कॉस्ट कर रहे हैं. हम लोग टायर डाल रहे हैं, शीट बना रहे हैं, तो व्हाट वी आर गेटिंग कन्वर्जन. हमको प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं. वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनी कंज्यूमर प्रोडक्ट कि यार मेरा गिलास बहुत सुंदर है तो मुझे इसकी सुंदरता के पैसे चाहिए. तो रबर शीट है, वो जाके वर्जिन रबर के सब्स्टिट्यूट में जानी है, तो उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है. वर्जिन रबर क्या होता है? देयर आर 2 टाइप ऑफ रबर्स इन इंडिया. आपको रबर कहाँ से मिलती है कुछ पता है आपको? नहीं, कोई आइडिया नहीं. एक रबर प्लांट होता है, ये सुना आपने? रबर प्लांट होता है. तो हम केरला इज रबर प्रोड्यूसर स्टेट. ठीक है. तो रबर प्लांटेशन होती है, वहाँ से हम पेड़ों से रबर आती है, दूध निकलता है पेड़ों से, उस दूध को हम लोग कलेक्ट करते हैं और मशीनों में प्रोसेस करके रबर बना देते हैं. तो दिस इज नेचुरल रबर. ओके. एक होता है सिंथेटिक रबर. सिंथेटिक रबर बनता है क्रूड ऑयल से. वो रिलायंस बनाता है और 1-2 जर्मनी में प्लांट्स है वो बनाते हैं. वो क्रूड ऑयल से हम लोग रबर प्रोड्यूस करते हैं. तो देयर आर 2 टाइप ऑफ रबर. वन इज नेचुरल रबर एंड वन इज सिंथेटिक रबर. करेक्ट. तो जो वर्जिन रबर का मतलब है जो ओरिजिनल रबर है. हम लोग जो रबर आफ्टर प्रिपेयरिंग दिस टायर, दैट इज कॉल्ड अ रिसाइकल रबर. तो जो वर्जिन रबर है वो नेचुरल रबर है मतलब वर्जिन मतलब नया, फ्रेश. अच्छा. ओके. जो टायर से निकलती है वो भी फ्रेश हुई, जो ऑयल से बनती है वो भी फ्रेश हुई. हम जो बनाते हैं दैट इज रिसाइकल्ड रबर. ओके. दैट यूज एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर. जैसे यार पुराने लोहे से नया लोहा बनाना. एक जो टाटा स्टील है वो फ्रेश ओर से सरिया बनाता है, एंगल बनाता है. एक आपके यहाँ से पुराना लोहा सरिया जाता है, मेल्ट होता है, उससे दोबारा सरिया बनता है. तो दैट इज सेकेंडरी स्टील. एक होता है प्राइमरी स्टील, एक होता है सेकेंडरी स्टील. ऐसे होता है वर्जिन रबर. वर्जिन रबर जो पेड़ों से निकल गई रबड़ या ऑयल से बन गई, वो फ्रेश रबड़ हुई, उसमें 100% रबर है. हम जो बनाते हैं वो सेकेंडरी रबर बनाते हैं. समझ गया. और आपके कस्टमर्स कौन होंगे टिपिकली फिर? हमारे सारे कस्टमर है वो रेशो में डालते हैं. जैसे साइकिल टायर, स्लो मूविंग टायर्स, इंजन मोल्डिंग्स, जो साइकिल की ब्रेक्स, पेडल्स, ग्रिप्स, मैट्स, बीडिंग्स, कन्वेयर बेल्ट्स. अच्छा, उस सब में ये रबर यूज होता है. एयरपोर्ट पे कन्वेयर बेल्ट जो सारी चीजें बनती हैं. हाँ. तो ये हमारे मेजर कस्टमर्स हैं. ओके, गॉट इट. तो ये प्रॉपर B2B बिजनेस है. ये प्रॉपर B2B बिजनेस है. इसके बाद ये दोबारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्री के अंदर जाता है.
तो इसमें अभी आपने बताया कि आईपीओ आपका आने वाला है, एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं कि लेट्स डू अ क्विक आईपीओ एनालिसिस ऑल्सो, इन द सेंस कि आपके मैं नंबर स्टडी कर रहा था एंड आई हैव सम क्वेश्चंस, एंड यू बीइंग द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, आप बेस्ट पर्सन हो टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है? आपने Yes. अभी बिजनेस मॉडल तो एकदम ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया। अभी कुछ क्वेश्चंस है ऑन द नंबर्स फ्रंट। तो आपका मैं पढ़ रहा था रेवेन्यू FY23 टू 24 में 19.64 करोड़ से 20 करोड़ गया था, तो इट वाज स्टैग्नेंट, एंड 24 से 25 20 करोड़ से 36 करोड़ पे जंप हुआ था, एंड 6 मंथ FY26 इज एट 25 करोड़। तो 23-24 में स्टैग्नेंट क्यों था और 24-25 में सडन इतना 1.5x का जंप कैसे आ गया था? मैंने आपको बताया कि 22 में ना सबने बात करनी शुरू कर दी थी कि ये बिजनेस बड़ा होने वाला है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गजेट पास कर दिया था, तो व्हाट वी डिसाइडेड कि हमने इसकी प्रोडक्शन को डबल करना है। तो हमारा जो यूनिट 1 है, हमने उसकी सारी मशीनरी को हमने मॉडर्नाइज कर दिया था और सारी टेक्नोलॉजी को लेटेस्ट उस पर ले गए थे और हमने अपनी कैपेसिटी को एनहेंस कर दिया था। तो इसकी वजह से हमारी जो सेल है वो डबल हो गई थी। हमने अपनी कैपेसिटी डबल कर ली थी 24 के अंदर, 24-25 के अंदर हमने कैपेसिटी अपनी डबल कर ली थी, बिल्कुल यूनिट 1 की। ओके, यस। एंड ये कैपेसिटी अभी आपकी 26-27 में अभी ये सेम रहेगी, राइट? मतलब जो आपने डबल ये की बढ़ती थी, जाएगी क्योंकि हम तो इसमें मशीनरी ऑलरेडी इंस्टॉल करते जा रहे हैं। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपका बेसिकली बढ़ता जाएगा हाँ। ये केस में। यस। ओके, तो बेसिकली आपका 23-24 में ये आपका सेम था, मतलब आपने तभी कुछ बढ़ाया नहीं था। हमने ये 22 में सोच लिया था कि हम करेंगे। 22 में हमने प्लांट मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिए थे। मशीनरी को हमने मॉडर्नाइज करने के लिए हमने अपनी सारी जितनी भी हमने नई मशीनरी बनानी थी उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी, और उसके बाद धीरे धीरे एक एक मशीन हटाते गए और लेटेस्ट मशीनरी को इंस्टॉल करते गए। गॉट इट। और इसमें जैसे आपका एबिटा मार्जिन FY25 में स्पाइक हो गया था टू 28.75%, एंड अभी 6 मंथ FY26 का है 31.67%। हुआ क्या था कि इसमें EPR ऐड हो गया था। इससे पहले ना EPR क्रेडिट्स नहीं मिलते थे। तो अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला 25 के अंदर कि आप अब EPR क्रेडिट्स ले लो 24-25 के अंदर, और पिछले 2 साल के इन्होंने एप्लीकेबल कर दिया 2022 से। लाए 24 में कि 24 में नाउ यू आर एलिजिबल टू टेक EPR क्रेडिट, बट यू कैन टेक फ्रॉम 2022। सो रेट्रोस्पेक्टिवली बेसिकली कर दिया। यस। तो हमें एकदम हमारे को 24-25 में एकदम हमारे EPR की तरफ से फंड बहुत ज़्यादा आ गया। तो इसलिए हमारे प्रॉफिट्स मार्जिन हाई हो गए, प्रॉफिट हमारा हाई हो गया डायरेक्ट, और मार्जिन हमारे इसलिए हाई हो गए प्रोडक्शन के बिकॉज हम लोगों ने सारी लेटेस्ट मशीनरी ऐड कर ली थी यूनिट 1 के अंदर, और सारी मशीनरी को मॉडर्नाइज कर दिया था। तो हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट थी वो बहुत रिड्यूस कर गई। एंड केपेक्स अभी आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो या अभी का कोई और प्लांट एक्सपेंशन का प्लान है? नहीं, प्लांट हमारे अभी 2 आ रहे हैं। एक हमारा यूनिट 2 आ रहा है राजकोट के अंदर, और यूनिट 3 हमारा भगवानपुर के अंदर आ रहा है। ओके, एंड ये अभी कितना टाइम लगेगा ये प्लांट्स को? यूनिट 2 हमारा यूनिट 2 राजकोट वाला हमारा 90% रेडी हो गया है, तो ये जून फर्स्ट वीक में हमारा ऑपरेशनल हो जाएगा। और जो यूनिट 3 हमारा भगवानपुर में है, ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली आने वाले 4 महीनों में शुरू हो जाएगा। ओके। जनरली क्या होता है, लोग IPO लेने के बाद फिर एक्सपेंशन मोड पे जाते हैं। ठीक, करेक्ट। हम लोग इतने कॉन्फिडेंट थे अपने बिजनेस को लेके कि हमने पूरा अपने डेट लेके प्लांट को पूरा बना लिया, खड़ा कर लिया। अब स्टार्ट होने वाला है तो हम IPO लेके आ रहे हैं, ताकि हम जब प्लांट स्टार्ट कर दें, प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाए तो इन्वेस्टर को उस चीज़ का गेन हो। हम लोगों ने जितना डेट लिया है वो सिर्फ इस प्लांट में इन्वेस्टमेंट के लिए 1 साल पहले लिया है। उससे पहले 100% प्लांट ये डेट फ्री था पिछले 15 सालों से। Got it. And coming back to your conversations in, let's say, even your personal life. So you said that कि आपका family business था and आपने अभी ये पूरा मतलब take over किया when you also joined, when you graduated, and your wife is also fully involved in Yes. this family business. तो कैसे conversations होते घर पे, and how do you decide कि okay अभी office की बातें घर पे नहीं लानी है और घर पे मतलब personal life चाहिए? तो how do you differentiate between personal life and professional life? कुशल सब डिस्टर्ब हो जाता है। frankly speaking, from last 5 years, my wife is 100% into the business, और हम लोग पर्सनल बातें तो करना ही भूल गए हैं। और I don't know how to differentiate. It's very difficult for me because passion is so high for both of us, not for me. We both are MBA from reputed college, और दोनों की लाइफ में अब क्या, my kids are not staying with me, they are studying
ओवरसीज। तो अब दोनों की लाइफ में एक ही गोल है, टू टेक होराइजन टू अ नेक्स्ट लेवल। तो सुबह स्टार्टिंग ब्रेकफास्ट में सुबह शुरू हो जाती है कि ये हमारी मीटिंग्स हैं, ये लाइंड अप है, ये टारगेट्स हैं, ये वो हैं। दोनों हम एक ऑफिस में बैठते हैं, तो पूरा दिन हम लोग एक दूसरे के साथ मीटिंग्स में रहते हैं। शाम को हम इकट्ठे लेट नाइट रोज ही होता है हमारा। तो आते हैं वापस, तो फिर वही डिनर टेबल पे हमारी कल क्या होना है, परसों क्या होना है, ये ट्रैवलिंग। बिकॉज यू सी, हम लोग एक पेस पे बिजनेस नहीं कर रहे हैं। देखो ईसीजी भी ऐसे ही है, राइट। तो हम एक पेस पे नहीं काम कर रहे हैं, तो हमें क्या, हमें ऊपर चढ़ना है। तो ऊपर चढ़ने के लिए फिर अब नॉर्मल बातें कैसे करें, तो वो ख़त्म ही हो गई हैं लाइफ में। तो अभी ये सोचा है कि यार 5 साल तो और 7 साल तो और मेहनत करो, जब तक एक नेक्स्ट जनरेशन आके टेकअप नहीं करती चीज़ें। तो अभी तो कुछ सब डिस्टर्ब है, अभी तो ओनली बिजनेस 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 चल रहा है। बट आपको नहीं लगता है दैट ये आपको फिर कभी कभी जैसे स्ट्रेसफुल या कभी कभी ऐसे लगता होगा कि यार दिन भर काम की बातें हो रही है, तो रिलैक्स करने के लिए कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं यार है? मेरे को तो काम की बातें नहीं होती तो रिलैक्स नहीं होता। आप कितने घंटे काम करते हो डेली? यार दिन में मैं 12 घंटे तो काम करता हूँ। और ये स्टार्टिंग से? हाँ, स्टार्टिंग से मतलब हाँ, बाकी मैं मतलब हॉबीज़ हैं, स्विमिंग कर लेता हूँ, जिम चला जाता हूँ थोड़ा बहुत, जो लगता नहीं मेरे को, देख के मैं जाता हूँ। और थोड़ा सा टीवी देख लेता हूँ, और वाइफ मेरी कुछ बुक्स रीडिंग करती है, थोड़ा सा मेडिटेशन करती है। बाकी क्या करना है हमें पार्टीज़ का बहुत शौक है नहीं। फ्रेंड्स एक लिमिटेड हैं, 2 फ्रेंड्स बनते बहुत ज़्यादा है हमारे, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग सोशलाइज रहते नहीं हैं। बिजनेस ग्रोथ होती है तो एक वो इंसुलिन हमारे अंदर चला जाता है कि हमें कुछ लाइफ में और करना है, एक ले लेते हैं नेक्स्ट करना है, वो ले लेते हैं नेक्स्ट करना है। तो भूख ग्रोथ की है, भूख डेवलपमेंट की है, कुछ नया करने की है। इसमें कभी ऐसे डिसएग्रीमेंट्स होती है फैमिली में, तो आप कैसे टैकल करते हो? लेट्स से यू वांट टू डू समथिंग इन द बिजनेस एंड लेट्स से आपके पापा का या आपके वाइफ का डिफरिंग ओपिनियन है, तो आप कंसेंसस में कैसे आते हो? एंड कैन यू गिव मी एन एग्जांपल और एन एनेक्डोट कि आप Yes. कैसे अग्रीमेंट पे आए थे? देखो शुरू में जब मैं बिजनेस में आया, तो ओवर द एजेस ना उनको समझ में आ गया है 2 चीज़ें। एक, ये मानेगा नहीं। दूसरा, गॉड ग्रेस के भगवान ने अभी तक इज्जत रखी है कि जो चीज़ करी है उसमें सफलता ही मिली है। मतलब मॉम का आशीर्वाद रहा है कि जो भी काम शुरू किया है तो उसमें ग्रोथ ही हुई है। तो ये फैमिली को पता है कि रियलिस्टिक बातें करता है, इरियलिस्टिक बातें नहीं करता, पूरा होमवर्क करके बात करता है, मतलब सपने देखता है, सपनों पे काम करता है, और फिर आके सपनों को प्रेजेंट करता है विद नंबर्स। डिसएग्रीमेंट ज़रूर होती है, बट वो एक स्टेज पे होती है, उसके बाद कहते हैं भाई कोई फ़ायदा नहीं, मानना तो इसने है नहीं। तो वो स्टेज में क्रॉस करके आ गया हूँ। बट यस, फैमिली में हर जगह डिसएग्रीमेंट होते हैं, लेकिन मैं कैलकुलेशन से ज़्यादा इनर वॉइस पे बिलीव करता हूँ कि मुझे इंट्यूशन हो जाती है कि यार ये बिज़नेस करना है तो फिर मुझे करना है। बहुत बिज़नेस बनाए हैं, करे हैं, तो वो इंट्यूशन से ही करे हैं मैंने। मतलब कैलकुलेशंस, मुझे लगता है कि एक स्टेज पे जाके कैलकुलेशन डजंट वर्क, योर लक वर्क्स, पहली बात। दूसरी बात, एक बिजनेस में कुशल अर्निंग के लिए ना एक वर्टिकल कभी भी नहीं होता। देयर आर सेवरल वेज टू अर्न मनी इन वन बिजनेस ऑल्सो। सो दिस इज, यू हैव टू सी मेरे को कौन सा रास्ता इसमें से और निकालना है। और तीसरा, ईमानदारी के साथ बिजनेस करो तो क्या नाम, हमारे फायदा का ईमानदारी छत फाड़ देती है। एक टर्मिनोलॉजी है बड़ों की कि सच्चाई के साथ चलो तो सब कुछ होता है। तो हुआ पहले होता था, अब नहीं फैमिली में होता। कंसेसिव ने बताया कि अब रिस्क लेने की आदत पड़ गई है, कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, अनकैलकुलेटिव रिस्क नहीं लेता। तो आपसे थोड़ा बिजनेस प्रिंसिपल्स सीखते हैं, आपसे बिजनेस लेसन सीखते हैं, बिकॉज यू आर रनिंग अ कंपनी दैट इज़ हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 50 करोड़, प्रॉफिट ऑफ 25%। जिन लोगों को बिजनेस शुरू करना है उनके लिए एकदम हेल्पफुल होगा। तो आपके ऐसे क्या 2 या 3 प्रिंसिपल्स है डे टू डे बिजनेस में जो आप डेफिनेटली अप्लाई करते हो, सो दैट यू ऑल्सो नो कि हाँ इससे मुझे सक्सेस मिल सकती है बिजनेस में? 2 या 3 नॉन नेगोशिएबल्स।
मतलब मुझे बिजनेस के अंदर चीजें देखनी है, अपने अंदर चीजें करनी है। नहीं, बिजनेस के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया कि पेमेंट डेट जो है अगर वो फिक्स है तो आप डिले बिल्कुल नहीं करोगे, Yes, एंड आपका फिक्स है कि ओके ये डेट पे अगर पेमेंट जाना है तो जाना ही है। वैल्यू टू वर्ड्स। देखो बिजनेस में क्या है, बिजनेस में सबसे पहला असूल ये है कि आपने अगर कोई चीज़ मतलब पेमेंट में आप मतलब बीट पेमेंट, बीट कमिटमेंट ऑफ डिलीवरी, बीट वर्ड्स ऑफ एनीथिंग, आपको अपने वर्ड्स की वैल्यू करनी है। क्योंकि मार्केट के अंदर एक ही चीज़ की इज्जत है, वो आपके वर्ड्स की। पैसा आपके पीछे भागेगा और आप पैसे को छोड़ दोगे एक दिन आके, और वो पैसा किसी चीज़ के पीछे नहीं भागेगा, सिर्फ आपके वर्ड्स के पीछे आएगा। एक स्टेज वो आती है, लोग कहते हैं ना, आप एक स्टेज पे पहुंच जाओ जहाँ पैसे की वैल्यू नहीं होती है, वहाँ सिर्फ वर्ड्स की वैल्यू चलती है। फॉर एग्जांपल, मैं किसी को फ़ोन करता हूँ, यार मुझे 1 करोड़ का क्रेडिट चाहिए, तो वो मेरे वर्ड पे आता है। आज वो क्यों आया मेरे वर्ड पे? क्योंकि मैंने डिलीवर करा है अपना कमिटमेंट। मेरे से कोई क्रेडिट मांगता है तो मैं मार्केट में फ़ोन के पूछता हूँ, भाई इसकी वर्ड की वैल्यू क्या है? चेक, ये चीज़ें सब बात की हैं, पहले इसकी मार्केट में वैल्यू क्या है? खानदान देख के लोग शादी क्यों करते हैं? यार इनके जो बड़े हैं उनकी कमिटमेंट क्या है? फर्स्ट इज कमिटमेंट ऑफ वर्ड्स। वो तो आपके अंदर पहले दिन से होनी चाहिए। जिस दिन आपने बिजनेस लिया, आप छोटा हिट ले लो, 2 मिनट में ले लो छोटा हिट, बट वर्ड्स की वैल्यू ले लो। दूसरा, आप अपने हक की चीज़ कभी भी नहीं छोड़नी है आपने। अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू 10 रुपये कमाने की है, तो आपको उस 10 रुपये पे पहुंचना चाहिए। अंडर वैल्यू अपने आप को कभी मत करो। मैं हमेशा जैसे कभी कभी हम लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं, खरीदते हैं, तो मैं क्या देखता हूं कि इस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू पे मैं कभी भी डील नहीं करता हूं। हो सकता है मार्केट वैल्यू 10 रुपये की और प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 रुपीज़ की हो, तो 30 रुपीज़ की तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। आई एम करेक्ट? तो आपको अपनी वैल्यू खुद निकालनी है। आप अगर लाइफ में ये समझते हो कि मैं आज 1 लाख रुपए महीने कमाने की हैसियत रखता हूं, चूज अ बिजनेस विच कैन गिव 1 लाख रुपीज। डोंट चूज अ बिजनेस विच कैन गिव 10,000 रुपीज। आप कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। शुरू में दिक्कत आपको जरूर होगी। तीसरा, कोई काम जिंदगी में पैसे की वजह से नहीं रुकता। ये आप मेरे से साइन करके लिखवा लो कहीं भी। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस दुनिया में पैसे की वजह से कोई काम नहीं रुकता। पैसे की वैल्यू बताऊं? आपके सामने मैं आपको बोलता हूं, कुशल, सामने गाड़ी में ना 1 लाख रुपए पड़ा है और गाड़ी जाने वाली है और आपको प्रेशर पड़ गया, आप कहां जाओगे? मैं तो वॉशरूम जाऊंगा बट लोग गाड़ी के पास जाएंगे। कोई भी नहीं जाएगा, सब वॉशरूम जाएंगे। आपके पेट में दर्द हो गया तो आप कहोगे मुझे डॉक्टर पास ले जाओ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसा इज द लीस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, यू नो दैट। लीस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, मनी। आपको हैरानी होगी जान के, पैसा कुछ मतलब पैसा तो कुछ है ही नहीं। पैसे के बियॉन्ड इतनी चीजें हैं जो चीजें पैसे को अट्रैक्ट, तो पैसे के पीछे तो जाना ही नहीं है ना। बट जिन लोगों ने पैसा कमाया ही नहीं है वो ये नहीं सोच सकते ना। वही देखो, मैंने क्या बोला, आपने मुझसे पूछा कि कौन सी चीजें हैं। मैंने आपको पहले दिन बोला अगर 1 लाख रुपए कमाना है तो धंधा 1 लाख रुपया करो, लेकिन उस 1 लाख रुपए कमाने के लिए कुछ वैल्यूज तो अपने साथ रखोगे ना यार। ऐसे कैसे 1 लाख रुपए कमा लोगे महीने का यार? तीसरी बात, मैंने आपको एक और बात कही, पैसे की वजह से कोई धंधा नहीं रुकता। कोई नहीं रुकता। मेरे पास आज मैं जो प्रोजेक्शंस लेके बैठा हूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मुझे पैसे की, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे पास पैसे नहीं है लाइफ में। कभी नहीं सोचा। मेरे पास पैसे जिस दिन नहीं भी थे, मेरी जर्नी मैंने पूरा डिस्कस, मेरे पास पैसे नहीं थे तब भी मैं 4 करोड़ रुपए का लोन लेके आ गया था और मुझे मिला। सबको मिलेगा। एक ही चीज होनी चाहिए, मुझे वो काम करना है, पैशन चाहिए, बहाने नहीं चाहिए। आज मंदा है, आज बारिश है, आज इस चीज का मंदा आ गया मार्केट में। यार बिजनेस क्या है? बिजनेस इज अप एंड डाउन एंड रिस्क। तो अब समाज में आपको बहुत लोग मिलते होंगे, या काम क्या चल रहा है? यार मंदा चल रहा है यार,
ट्रम्प को गाली दे रहे होंगे, चाइना की उसको गाली दे रहे होंगे, उसको गाली दे रहे होंगे, धंधा खुद नहीं करना आता, खुद उठना नहीं 11 बजे से पहले, खुद प्लान बी तुम्हारे पास है नहीं लाइफ का। भाई धंधा करना है तो धंधे के अंदर मंदा आएगा, धंधे के मंदा आएगा तो आपको प्लान भी रेडी करके रखना है ना यार। मैं धंधा कैसे करूं, मेरे पास पैसे नहीं है यार, पैसे नहीं है यार, आप पैसे लगाने वाले लोग खड़े हैं, आपके पास आइडिया होना चाहिए। कुछ मानते हो बात को? अब आप कह दो जी धंधा ही मुझे चूज करना है जो 50 लोग कर रहे हैं, 100 लोग कर रहे हैं, 2000 लोग कर रहे हैं, फिर कैसे करोगे? पैसा तो भाई मिलता है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस लाइफ के अंदर, मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। आपने आपका फर्स्ट 1 करोड़ रुपीस कब कमाया था एंड कितना डिफिकल्ट था वो कमाने के लिए? भाई मैंने अपना लाइफ का फर्स्ट 1 करोड़ रुपीस कमा लिया था 2009 में। क्या एज था आपका तभी? मेरी एज थी मैं 78 बॉर्न हूँ, मैं कितना साल का होऊंगा तो 32 ईयर्स का था। और मेरी लाइफ में वो भी टाइम था मैं सोचता था यार लोग पैसे कैसे कमाते हैं यार। तो मैंने वो जर्नी देखी है, मैंने अपनी जर्नी से बता रहा हूँ, बड़ा सोचो, साला चद्दर को फाड़ के फेंक दो। मुझे चद्दर वर्ड से बड़ी नफरत है यार। क्यों? चद्दर तो फाड़ के फेंक दो यार, चद्दर का क्या मतलब है यार? आपने मतलब मुकेश अंबानी का चद्दर सोच के काम करता होगा यार। क्या गवाओगे यार? रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी यार। क्या मेरे पास तो जो था मैंने स्टेक पे लगाया लाइफ में, मेरे पास जो था मैंने स्टेक पे लगाया लाइफ में। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए इंसान को, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। काम जो अपनी है, देखो मैं आज कहूँ मैं टाटा बिरला बन जाऊंगा ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मैं टाटा बिरला जैसी सोच ही नहीं रखी मैंने, और मैंने टाटा बिरला जैसा रिस्क नहीं लिया, टाटा बिरला जैसा मेरा थॉट प्रोसेस नहीं है। लेकिन ये कहीं नहीं मैं मानता कि टाटा बिरला बनने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, ये गलत वर्जन है। यस, टाटा बिरला जैसी सोच नहीं है मेरे पास। अगर मेरे पास वैसी सोच हो, थॉट प्रोसेस हो, तो मैं उनका भी बाप बन जाऊंगा। पैसे की कमी कभी नहीं होती लाइफ के अंदर। आपने पॉडकास्टर बनना था, बने। मुझे आपकी जर्नी नहीं पता, आप बने पॉडकास्टर, तो बनना था। पैसे कहाँ से आ गए? पैसे बीच में कभी भी नहीं आते। पैसे उन लोगों को आते जिन लोगों को भाने चाहिए। वाह, उनको भाने चाहिए कुछ ना करने के। तो भाई मैं अगर मेरी वर्थ आज 10 रुपए की है क्योंकि मेरी सोच 10 रुपए की है। मेरे पास पैसे 10 रुपए हैं इसलिए मैं 10 रुपए का आदमी नहीं हूं। करेक्ट। मेरी सोच 10 रुपए की। जिस दिन मैं अपनी सोच 20 रुपए की कर लूंगा, उस दिन मैं 20 रुपए का आदमी बन जाऊंगा। हो सकता है मेरे अंदर बहुत कमी है, बहुत मेरे एटीट्यूड के अंदर कमी है, बहुत मेरे को अपने अंदर डेवलपमेंट लेके आनी है, बहुत चेंजेस लेके आने हैं, बहुत सीखना है। मैं बहुत लोगों से सीखता हूँ आज भी, तो वो मैं जब एप्लीकेबल कर पाऊंगा और रिस्क लूंगा। अच्छा, रिस्क लेने के लिए अभी मैं सोचता हूँ, मेरा हार्ट ऐसे करता है। जिस दिन मैं हार्ट बिल्कुल होना बंद हो जाएगा और तब भी मैं रिस्क ले पाऊंगा तो मैं और बड़ा बन जाऊंगा। आप समझो ना कुशल, मतलब देयर इज लॉट ऑफ थिंग, मतलब जो आपको करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे की वजह से कोई जिंदगी में काम नहीं रुकता। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। चद्दर वाला फंडा कोई फंडा नहीं है जिंदगी के अंदर। उतना चद्दर फैलाओ जितना को साला फाड़ दो दुनिया को। दुनिया सलूट मारने के लिए तैयार बैठी है भाई। हमारे आपस में से ही लोग निकल के इतने बड़े बड़े बन जाते हैं। सिर्फ फर्क सोच होता है। वो सोच को कैसे बड़ा कर सकते हैं सर? सोच को तो बड़ा, एक थॉट लेके तो आप आओगे बिजनेस के अंदर। देखो एक चीज़ और मेरे को बड़े बुजुर्ग बता गए कि लाइन मिलना, ट्रेड मिलना किस्मत है, भागना अपने हाथ में है। देखो हमेशा सर्च रहो एक अच्छी चीज़ की, इंट्यूटिव रहो। कोई चीज़ आपको नई लेटेस्ट मिलती है उसके ऊपर मेहनत करो, स्टडी करो, रिस्क लो और कर लो। बिना रिस्क के तो यार बिजनेस होता नहीं है। रिस्क तो कुशल लेना ही पड़ेगा यार। रिस्क है तो इश्क है। रिस्क है तो इश्क है। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, बिना रिस्क से कैसे कर लोगे यार? मैं नहीं कहता कि आप गैम्बलिंग करो अपने करियर के अंदर, आई डोंट से दैट।
कैलकुलेटिव रिस्क लो, क्योंकि ना एक आदत है कि ना जो चीज़ करो इतनी शिद्दत से करो, घुस जाओ उसके अंदर। मतलब हम लोग कोई भी काम करते हैं ना तो टाइम नहीं देखते, ये नहीं देखते कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए ना। मतलब बहुत चीज़ें मैटर करती हैं कि हम लोग फ्लोर लेवल पे खुद उतर जाते हैं कई बार। पूरा घुस जाओ किसी भी काम में, पूरा इन डेप्थ तक उसको मतलब घोट के पी जाओ चीज़ को, सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। आपके लाइफ में ऐसा कभी स्टेज था बिजनेस चालू करने के बाद आपको लगा कि अभी तो बैंकरप्ट होने वाला है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है? हाँ, और कैसे डील किया आपने, फिर क्या हुआ था? पंडित जी के पास गया एक दिन, मुझे याद आया मेरी लाइफ में ऐसा था, एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि अब नहीं संभल रहा मेरे से। मेरा एक फ्रेंड था, एस्ट्रोलॉजर था, उसके पास गया। मैंने कहा यार मैं पहली बार तेरे से पूछ रहा हूँ कि अब चीज़ें मुझे डर लग रहा है, एक्चुअल डर लग रहा है। तो ही सेड 2 months वेट। 2 महीने में चीज़ें बदल गई। क्या हुआ था एग्जैक्टली और कैसे बदली चीज़ें? मतलब मैं कभी भी ना तो मैंने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया, ना मैंने कभी अपनी एथिकली कॉम्प्रोमाइज़ किया, ना मैंने कभी किसी के साथ, अगर मेरे पास पैसे नहीं भी थे तो मुझे सबसे पहले जिसके देने थे मैं उसके दे के आता था। ये मैंने एक मेरा प्लस पॉइंट रहा मार्केट के अंदर। लेकिन ये था कि मेरे जो वर्किंग आवर्स थे मैंने डबल रखे। बाकी कुछ लक था, जो मेरा प्लांट था उससे मेरा साथ दिया। मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे फादर का बहुत सपोर्ट रहा, मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा। तो इट ऑल निकल के टाइम से। बट येस, आई फेस दैट टाइम। मैंने वो टाइम देखा है, बहुत क्लोजली देखा है। एंड इसमें अगर कोई यंग फाउंडर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने जैसे बताया कि घर पे डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं कभी कभी, एंड देन पर्सनल लाइफ गोज ऑन अ टॉस बिकॉज आप पूरा टाइम बिजनेस की बात करते हो व्हेन यू आर लेट्स से हैविंग योर स्पाउस हु इज़ ऑल्सो वर्किंग इन द सेम कंपनी। तो क्या रिकमेंड करोगे? आपको लगता है कि हैविंग अ स्पाउस हु इज़ वर्किंग इन द सेम कंपनी गिव्स यू एडेड एडवांटेज, और डू यू थिंक कि आप ये रेकमेंड करोगे कि नहीं, कि अगर कोई भी एक यंग कपल है तो अगर शादी के बाद उनको बेसिकली अलग अलग बिजनेसेस ही करने चाहिए और साथ में बिजनेस नहीं करना बिल्कुल चाहिए? नहीं करना चाहिए अलग अलग बिजनेस। बिजनेस करना है तो साथ करो। क्यों? भाई फाड़ दोगे आप, कैसे? फाड़ दोगे आप यार। आप समझो, आप ब्लाइंड ट्रस्ट किस पे कर सकते हो? आपके फैमिली दैट मेंबर्स इज पे। 1:111। आप लाइफ में किसी पे नहीं ट्रस्ट कर सकते। आप किस पे कर सकते हो? आप अपने बेटे पे कर सकते हो, अपने वाइफ पे कर सकते हो, फादर कर सकते हो। दिट इज वन सिटिंग नेक्स्ट टू यू, आपका रेप्लिका है। कहाँ मिलेगा आपको ऐसा आदमी? मैं आज इतनी बड़ी बेट ले रहा हूं अपनी वाइफ और अपने फादर के ऊपर। आपकी जोड़ी अगर जम गई या फाड़, यू विल क्रैक डाउन यार। आप कुछ भी कर दोगे, आप जमाने की वॉट लगा दोगे आप। अगर आपकी दोनों की इकट्ठी टैली, आप ट्रस्ट कर सकते हो ना, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, आपको बाहर जाना है, आप कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, बिजनेस को एक्सपैंड करो। आपको पता है कि माई सेल्फ माई रेप्लिका सिटिंग इन फैक्ट्री, माई रेप्लिका सिटिंग इन ऑफिस, जो कंपनी के बारे में ही सोचेगा और जिसको सैलरी नहीं चाहिए और वो छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ। मतलब मैं तो कहता हूँ एक बार भाई छोड़ के चला जाएगा, बुरा ना मानना, डोंट टेक इट अदरवाइज। देयर इज अ चांसेस कि बिजनेस ग्रो कर जाए। और हमने देखे हैं इंडिया में ऐसे फैमिली स्प्लिट होती देखी है हमने। मेरी फैमिली भी स्प्लिट हुई है, जहाँ 2 भाई अलग हुए हैं। मेरे फादर, क्या वाइफ बिजनेस बढ़ने पर कभी आपने सुना है वाइफ और हस्बैंड अलग अलग फैक्ट्री चला रहे हैं? नहीं सुना। कभी सुना है? नहीं सुना। क्यों? वो अलग हो ही नहीं सकते। फादर और सन, शायद कोई एक आध कोई केस होगा, फादर सन इकट्ठे रहते हैं, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रहते हैं। तो मैं तो कहता हूँ यार कि हस्बैंड और वाइफ का और फादर और सन का तो अगर कॉम्बिनेशन मिल जाए और आपकी टेलीपैथी मिल जाए बिजनेस, तो आप तब करोगे ना जब टेलीपैथी मिलेगी। घर पे लड़ाई हो रही होगी तो आप ऑफिस नहीं जाओगे। पहली बात, ऑफिस तब जाओगे जब आपकी टेलीपैथी मैच करेगी। करेक्ट? ऑफिस में पहुंच गए यानी आपकी टेलीपैथी मैच करती है, आपका झगड़ा नहीं होता, आपकी गुड वाइब्स है वाइफ के साथ या फादर के साथ। जब आपके इतना कुछ है, उसके बाद कलेक्टिवली आप चले जाओगे। देखो, ड्राइवर तो एक ही बनेगा, सीईओ ऑफ द कंपनी एक ही बनेगा जो ड्राइव करेगा आगे, बाकियों ने तो सपोर्ट करना है उसको।
अब सारे कहे जी मैं तो वो कहता जी मैं तो शर्ट बनाना चाहता हूँ, वो कह रहा मैं खिलौने बनाना चाहता हूँ, वो कह रहा मैं पाइप बनाना चाहता हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। डिसीजन एक लेगा, बाकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन भाई, और दूसरी बात मैं आपको और बताऊं, जो अपने वाइफ को आज तक लेके नहीं आए हैं, भैया जितनी जल्दी हो सके वाइफ को बिजनेस में ले आओ, जितनी जल्दी हो सके। यू विल, मेरा आप याद रखोगे मेरी बात, यू विल फाइंड द चेंज। क्या चेंज होगा? मतलब आप अगर डबल ना करा तो आप मुझे कहना, आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। हम तो अपनी कंपनी के अंदर, मेरी वाइफ आने के बाद हमने अपनी कंपनी को वुमेन एम्पावर्ड कर दिया है। हम अपनी कंपनी में धीरे धीरे जितने भी न्यू रिक्रूटमेंट्स है सब फीमेल कर रहे हैं। क्यों ऐसे? हमें लगता है कि विमेन आर मोर इंटीग्रेटेड टूवर्ड्स द कंपनी। हमें लगता है दे आर मोर हार्ड वर्किंग, मोर ऑनेस्ट एंड मोर लेबरर्स देन मेन, और मोर कंसंट्रेशन उनकी ज़्यादा होती है वर्क में। मैंने ये फील किया है। मैंने अपने और अपनी वाइफ में भी चेंजेस देखे हैं। द वे शी लुक अप द थिंग और द वे आई लुक अप द थिंग, उनका जो देखने का नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा डीप है हर चीज़ को। तो मैंने वुमेन एम्पावर्ड, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वुमेन एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन। You know, there was a very interesting study which was done by University of Warwick, and उन्होंने एकदम बढ़िया से ग्लोबल इन्वेस्टर्स एनालाइज किए थे, एंड उन्होंने देखा था कि मेन इन्वेस्टर्स वर्सेस वुमेन इन्वेस्टर्स इन स्टॉक मार्केट्स, पब्लिक मार्केट्स, हु परफॉर्म बेटर, एंड देयर वाज अ स्टडी which said that women investors had higher returns by 1 to 1.4% as compared to men investors on an average, and that was primarily because कि जो emotional quotient होता है and जो temperament होता है, that is much better in women, handled by in women. that study, yeah, handled by women as compared to men, and that's why they were, although संख्या कम है उनकी, like women investors are lower in terms of numbers as compared to male investors, but they were making more money as compared to male investors, and this was very interesting. yes मैंने बताया है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही बदल जाता है जब एक फीमेल ड्रिवन कंपनी बनती है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी लोग देखो, एक तो आपने बहुत अच्छा एक सोर्स और बहुत अच्छा एक जो आपके घर पे बैठा हुआ है, मतलब दो इफ शी इज वर्किंग समवेयर एल्स तो वेरी गुड, बट इफ नॉट वर्किंग एनीवेयर, सिटिंग एट होम, फट जितनी जल्दी बिजनेस में ला सकते हो आप उतनी जल्दी बिजनेस में लेके आओ। बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट, आई गो टू यूरोप, आई गो टू लॉट ऑफ कंट्रीज, इवन दो चाइना जो बहुत पीछे था, आज आप चाइना चले जाओ, एवरी फीमेल इज वर्किंग। Oh, is it? Oh, massive, man. अच्छा। I don't have words to say. The amount of female working there, और the post, the handling, सब मैनेजमेंट हैंडल करती हैं, लेबर कम है, वर्कफोर्स कम है, बट और मैनेजमेंट के अंदर हैंडल करती हैं, और ब्यूटिफुली। कुशल, आई एम वेरी हैप्पी टू सी चेंज इन चाइना जस्ट बिकॉज ऑफ फीमेल। उनके यहाँ किचन नहीं है, किचन कंसेप्ट खत्म हो गया चाइना के अंदर। वो कहते हैं किचन चलाना इससे अच्छा रेस्टोरेंट चला लो। अच्छा, मतलब घर पे आप किचन रन कर रहे हो तो इट्स बेटर टू रन अ रेस्टोरेंट, व्हाई यू रनिंग अ किचन एट योर होम। किचन के लिए आपको सारे इंग्रेडिएंट्स रखने हैं, सारा फूड रखना है। आके आपने 2 जनों खाना बनाना है तो 2 की जगह 20 का बना लो आप, तो बाकी 18 का बेच लो। तो इसलिए वहाँ क्या फंडा शुरू हो गया, सुबह उठो, एक बच्चे की जेब में इतने डाल दो पैसे कि वो जाके वहाँ कैंटीन में खाना खा ले, खुद जाके जहाँ जा रहे हो रास्ते में बर्गर पिक कर लो, दोपहर का खाना भी वहीं खा लो, और शाम को जाओ तो रास्ते से पैक करा के ले आओ, तो सारे में मिल के खाना खा लो। तो घर पे खाना ही नहीं बनाते? घर पे खाना नहीं बनाते। अच्छा, वो घर पे खाना बनाना बंद कर दिया उन्होंने। कहते एक तो टाइम खराब होगा, और बनाएगा कौन, क्योंकि सब काम कर रहे हैं। सब काम कर रहे हैं, और क्या जितने पैसे उसको बनाने में लगेंगे। और चाइना में फूड इज वेरी चीप, और द फूड क्वालिटी इज, स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई। जैसे हम तो, हमारे यहाँ तो है ना कि हम ज़्यादा बाहर का खाना खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, हेल्थ भी खराब होगी। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ देयर इज नो डिफरेंस इफ यू आर ईटिंग फूड एट होम और यू आर ईटिंग आउटसाइड। अच्छा, तो आप आराम से खाना वहाँ खा सकते हो। देखो, चाइना ने पूरा यूरोपियन को अपना अडॉप्ट कर लिया। आप आज पोल्यूशन नहीं है चाइना में, जीरो पोल्यूशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगेगा नहीं कि आपको लगेगा मैं यूरोप में किसी कंट्री में घूम रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ ऑफन यू गो टू चाइना, तो मैं आज तक नहीं गया हूँ। आपको ऐसा लगेगा मैं यूरोप में घूम रहा हूँ। छोटे छोटे गांव भी, विलेजेस भी, 200-200 फीट की सड़क है वहाँ,
रोड्स है वहाँ गाँव में, फूड क्वालिटी वेरी गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर मैसिव हाई, पोल्यूशन जीरो, वर्कफोर्स फीमेल्स आर सो स्मार्ट। आप देखो अभी चाइना का ना काम करना, कोई चीज सर्च करके देखो, डालो कोई चीज, आपको चाइना से कॉल आने शुरू हो जाएंगे और पीछे पड़ जाएंगे और आपको छोड़ेंगे जब तक लोगे नहीं। अब 5 साल मत लो, वो 5 साल तक आप ही पीछे पड़े रहेंगे। और गलती से वहां होके आ जाओ तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं जिंदगी में कभी। जो भी नई चीज डेवलप करेंगे आपको बेचते रहेंगे। दे सो प्रोफेशनल नाउडेज। सो मुझे लगता है कि इंडिया में अभी हम लोगों को ये जो हमारी जो ये अनटैप्ड हमारा जो ये है फीमेल जो है, इसको हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाना चाहिए। आई एग्री विथ यू। मैं यूएस गया था लास्ट ईयर एंड वहाँ पर मैं जैसे ऊबर से ही ट्रैवल करता था कैब में, एंड इट वाज वेरी कॉमन फॉर अ फीमेल कैब ड्राइवर टू कम इन ऊबर। एंड मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सरप्राइज रहता था यूएस में। जब मैं गया था, मैं 33 डेज़ के लिए गया था, कि यार मतलब मैं ऐसे शॉक हो गया था कि अच्छा यहाँ पर फीमेल कैब ड्राइवर्स भी है। क्योंकि इंडिया में जब भी मैं ऊबर में कैब में ट्रैवल किया हूँ अभी तक, मैं लास्ट 5 साल से ऊबर में ही ट्रैवल करता हूँ यहाँ पर मुंबई में, आज तक कभी भी कोई भी फीमेल ड्राइवर ऊबर कैब में कभी भी नहीं आई। बट वहाँ पर मतलब ऊबर में भी देख लो या तो कुछ दूसरे भी जैसे जो काम होते हैं वहाँ पर भी, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग, लॉट ऑफ फीमेल्स आर वर्किंग इन दोज इंडस्ट्रीज। एंड आई थिंक यूएस में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लेबर इज सो हाई, तो वहाँ पर भी खाने का ऐसा है कि वहाँ पर आपके पास कोई मेड नहीं होती है, नहीं होती, तो आपके पास बेसिकली हाउस हेल्प या कोई कुक नहीं होगा, आपको सब खुद से ही करना है। एंड वहाँ पर बेसिकली ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एवरीवन इज वर्किंग, एंड अगर आप काम भी कर रहे हो तो खुद से काम करो, खुद का मतलब इंडिपेंडेंट बनो। Like right from filling the petrol in your car by yourself to washing your car through a machine, everything has to be done by yourself. तो वो यूएस एक एग्जाम्पल है ऑफ अ सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज डन बाय योरसेल्फ। आई थिंक आप चाइना का भी बता रहे हो, मैं चाइना गया नहीं हूँ, बट चाइना आपसे सुन के ऐसे लग रहा है कि चाइना इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल जहाँ पर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो खुद का काम मतलब सब खुद से करो, एंड देन बाद में आप आपका काम। लेबर, आई अंडरस्टैंड लेबर इज चीप, बट एवरीबडी इज वर्किंग, नोबडी सिटिंग एट होम। Similar for US also, I think, except a few areas. नहीं, वहाँ लेबर इज एक्सपेंसिव, लेबर इज एक्सपेंसिव, वो चीप नहीं है, मतलब लेबर चीप नहीं है, बट चाइना में लेबर आपको चीप मिल जाएगी। बट यू आर सेइंग स्टिल चाइना में सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग काम करते हैं। और इंडिया की अगर कंपैरिजन करें तो इंडिया में आपको क्या लगता है फिर क्या सीख सकते हैं चाइना या यूएस से? देखो, मेरे को तो सबसे पहले लगता है कि फीमेल शुड वर्क, दे शुड नॉट सिट एट होम, ये तो पहला सीखना चाहिए। सेकेंडली, इंडिया में थोड़ा सा फूड क्वालिटी के ऊपर जो है ना काम होना चाहिए, कि फूड क्वालिटी हमें इतना लिबर्टी होनी चाहिए, कहीं से भी पानी पी लें और कहीं का भी खाना खा लें। ये राइट हमारा होना चाहिए कि हमें ये नहीं देखना चाहिए यार यहाँ नहीं खाना खाएंगे, यहाँ नहीं खाना खाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हमारी। और तीसरा, पॉल्यूशन शुड बी गुड। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक डिफरेंट मैटर है। राइट टू ईट एंड राइट टू ब्रीथ तो हमारा यार होना चाहिए कि हमें यार खाना, हेल्दी एयर मिलनी चाहिए, हेल्दी वाटर मिलना चाहिए। अब पानी के लिए पैसे देना तो यार अनजस्टिफाइड है, वो जस्टिफाइड नहीं है। लास्ट कौन सी कंट्री आपने ट्रैवल की थी? मैं लास्ट चाइना ही गया था। उसके पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। और ऑस्ट्रेलिया में क्या ऐसा यूनिक आपने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, जो आपने क्या सीखा ऑस्ट्रेलिया से जो आप इधर? ऑस्ट्रेलिया में हम रिसाइकलिंग यूनिट लगाने गया था मैं। तो ऑस्ट्रेलिया तो मुझे आई डेंट फाइंड इट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ, वहाँ थोड़ा सा ड्रग्स का थोड़ा ज़्यादा चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो मुझे वो चीज़ तो बहुत अच्छी नहीं लगी। बट येस, चाइना में जो हाउ गवर्नमेंट इज टेकिंग अप द क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑफ पीपल आर वेरी गुड। और सेटिस्फेक्शन लेवल जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, दैट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आप इन टर्म्स ऑफ after retiring your age, or in terms of the business you want to do, in terms of government policies, in terms of anything you say, Australia is beautiful. But मुझे एक ही चीज़ उसकी बुरी लगी कि वो अभी तक ड्रग्स के ऊपर कमांड नहीं पा रहे हैं। बट अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, और लैंड बैंक उनके पास बहुत बहुत अच्छा, और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं ग्रो करने की ऑस्ट्रेलिया के अंदर।
आपका जो रबर रिसाइकलिंग का बिज़नेस है, ये बिज़नेस को अगर मैं मेन बिज़नेस पकड़ूँ तो इसके थ्रू क्या एंसिलरी बिज़नेसेस ऐसे जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ है आपके हिसाब से आज ये इंडस्ट्री में, इंडिया में? अगर मुझे कोई ये इंडस्ट्री में बिज़नेस शुरू करना है तो क्या वाइट स्पेस या क्या गैप है, और मैं कौन से इंडस्ट्री में, कौन से सेगमेंट में बिज़नेस चालू कर सकता हूँ? आप लोग अगर इसमें किसी ने शुरू करना है तो वो स्मॉल स्केल क्रम यूनिट शुरू कर सकता है। ओके। क्रम, इसका पाउडर बनाना है, पहले इसके अंदर छोटा श्रेडर लगा सकता है। छोटा श्रेड लगा के छोटे ग्राइंडर से इसके हायर मैश क्रम पाउडर बना सकता है। तो उसकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। ओके। और उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कितना पैसा बना सकता है वो 1 साल के अंदर? इसके अंदर मुझे लगता है कि उसका हो जाएगा 2-3 करोड़ रुपए में उसका ये बिजनेस हो जाएगा, और वो सेम 20-25% इनकम कर सकता है अपनी टर्नओवर का। आज के टाइम में इंडस्ट्री वो सिलेक्ट करो जो 2 साल में आप फ्री हो जाओ अपनी इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि टाइम इज चेंजिंग वेरी फास्ट। आज आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, आपको नहीं पता। दोज वर द टाइम जब हम बिजनेस में आए थे इन 2005, हम सोचते थे कि यार हमारी ROI जो है 5 साल में आनी चाहिए, कि आज हमने 10 रुपये धंधे में लगाए हैं तो हमारे 10 रुपये हमारे 5 साल में बाहर आ जाने चाहिए। लेकिन आज के टाइम में कोई भी इन्वेस्टमेंट करो तो ये सोच के करना इंडस्ट्री के अंदर कि 2 साल के अंदर ROI बाहर आ जानी चाहिए। अगर वो 2 साल में धंधे में ROI वापस नहीं आ रही है, यानी धंधा वीक है। 2 साल, बट बहुत ही, मतलब ये तो ओवर एम्बिशियस हो गया ना। 2 साल में तो बहुत कम बिजनेसेस का आता होगा, राइट? जो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। अब आपने बेसन की चक्की लगानी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब आपने कुछ यूनिक ही करोगे, गो टू चाइना, सी। अब कैंटन फेयर लगता है, बहुत सारी चीजें होती है। आप गए हो कैंटन फेयर? मैं तो हर साल जाता हूँ। क्या सीखा आपने कैंटन फेयर से? यार हर बार कुछ नया करके रख देते हैं, जैसे कुछ भी नया बना देते हैं। आजकल तो रोबोटिक्स की बातें हो रही है। मैं भी 2022 में मैं जर्मनी हैनोवर गया था, तो मैं वहाँ घुसा अंदर, तो मैंने देखा कि एवरीथिंग इज रोबोटिक। बातें वहाँ रोबोट्स की चल रही हैं, सब कुछ रोबोटिक हो रहा है। तो अब मुझे लगा कि ऐसे में मैं बातें करूंगा बाबा आदम के ज़माने की फैक्ट्री लगाने की, तो ROI कहाँ से आएगी 2 साल की? आपने ना बात बिल्कुल सही पकड़ ली, ओवर एम्बिशियस चीज़ें। अगर इससे ज़्यादा ROI है तो यानी आपका धंधा में जान नहीं है। मतलब बोल रहे हो अगर 2 साल से ज़्यादा का पे बैक पीरियड है तो आपके धंधे में जान नहीं है। तो आपके धंधे में जान नहीं है, आपका प्रोडक्ट यूनिक नहीं है। क्योंकि पैसा किसको मिलता है? जिसका प्रोडक्ट यूनिक। आपने इंस्टाग्राम पे देखा, आपको ऐसी चीज़ लगी जो बहुत यूनिक थी, आपने ऑर्डर कर दी, तो वो आपकी जो कॉन्शियस थी परचेज करने की, वो प्राइस पे नहीं थी, वो प्रोडक्ट थी। वेयर द मनी कम्स फॉर अ प्रोडक्ट, नॉट फॉर अ प्राइस। यार नमक 10 रुपये है यार, जहाँ 8 रुपये मिलेगा हम तो वहाँ से खरीदेंगे। हमें प्रोडक्ट खरीदना है, प्राइस नहीं खरीदना। तो आप ऐसा काम करो जहाँ प्रोडक्ट बिकता हो, वो प्रोडक्ट बनाओ ना आप। तो पैसा किसको मिलेगा? तो उसकी 2 साल में ROI निकल जाएगी। वो चीज़ उठाओ। ट्रैवल स्टडी जल्दी की क्या जरूरत है? जहां आपने अभी तक नहीं किया 6 महीने और लगाओ, दिमाग लगाओ। दूसरे को देख के धंधा मत करो कि यार कुशल ये काम कर रहा था तो मैं भी ये काम करूं। कुशल पॉडकास्ट बना रहा है, उसके इतने मिलियन भी आ रहा है तो मैं भी बनाना शुरू कर दूं। यार तुम कैसे कर लोगे यार? नहीं कर सकते। मेरे रबड़ की फैक्ट्री, तुम रबड़ की फैक्ट्री नहीं बना सकते। मैंने किसी को देख के रबड़ की फैक्ट्री नहीं लगाई थी। गो टू चाइना, ट्रैवल करो, पैसे जोड़ो, हॉलीडे पे मत जाओ, ट्रैवल करो, और ट्रैवल करके प्रोडक्ट फाइनल करो, उसके ऊपर स्टडी करो, कुछ नया आएगा उसकी मार्केट एनालिसिस करो, मार्केट एनालिसिस करके फिर इन्वेस्ट करो। आपको जैसे आपका धंधा नया होगा, आपके साथ 2 चीजें होंगी। एक तो आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा, दूसरा आपका पेबैक पीरियड कम होगा। 2 साल में आप फ्री हो जाओगे, फिर आप नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर चलना। तो आपने एक बिजनेस बताया, और कौन से बिजनेसेस कर सकते हैं ये इंडस्ट्री में? 2-3 और बिजनेसेस के एग्जांपल्स दे सकते हो? वाइट स्पेस कहाँ पर है? देखो, एक तो इसमें आप क्रम रबर बना सकते हो, इसमें आप रिवर्स लॉजिस्टिक में जा सकते हो, आप कलेक्शन ऑफ टायर्स कर सकते हो कंपनीज से, वो आप रिसाइकलिंग यूनिट में डाल सकते हो। और आप रीट्रेडिंग इज अपकमिंग बिजनेस, जो टायर के ऊपर रीट्रेडिंग है। मुझे उसके नंबर्स नहीं पता, बट दैट इज लुक्रेटिव। क्या होता है ये रीट्रेडिंग? जब आप
जब टायर एक घिस जाता है हाँ। तो उसके ऊपर दोबारा रबर चढ़ती है, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड है इंडिया में। अच्छा। उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हो? आप एक टायर को, अभी क्या है ना, अभी ये अनऑर्गेनाइज मार्केट है। अभी क्या है, यहाँ दुकानें होंगी जो इसके ऊपर ठंडी रबड़ गर्म रबड़ चढ़ा देती हैं। तो अभी आप इसके ऊपर अच्छी मशीनरी लगा के इसको अच्छा करके वारंटी से माल बेच सकते हो। कलेक्शन ऑफ टायर्स और लॉजिस्टिक्स में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा ऑन एन एवरेज? इसमें लग जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 लाख रुपए। अच्छा, 20-25 लाख में मैं चालू कर सकता हूँ ये हाँ, बिजनेसेस? कर और सकते कितना कमा सकता हूँ मैं पहले साल? इसमें आप एवरेज महीने के 1-2 लाख रुपए कमा सकते हो शुरू में ही। ओके, 2-1 लाख रुपए महीने कमा सकते हो आप कलेक्शन ऑफ टायर्स में। गॉट इट। और लॉजिस्टिक्स? नहीं, सब कुछ इंक्लूड, मैंने आपको नेट अर्निंग बता दी आपको। ओके। आप अगर रिवर्स इसमें कर सकते हो तो ये आपके लिए अच्छा, अगर कम इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इसमें कर सकते हैं। और ये जो कलेक्शन ऑफ टायर्स आपने बताया, तो बेसिकली ये कंपनीज मतलब किसके लिए टायर्स कलेक्ट करके ये देती है? पंचर की शॉप से मटेरियल को पिक करना होता है। अच्छा, ओके। जैसे आप कुशल गाड़ी का टायर बदलवाने गए, आपने कभी टायर का बदलवाया गाड़ी का? हाँ, अभी जस्ट लास्ट वीक ही बदलवाया। तो टायर कहाँ दे के आए थे आप? यहाँ पे वो जो मैकेनिक की शॉप है वहाँ पे। उसी को दे दिया। हाँ। अब उसने आपके 4 टायर रख लिए। अब वो 4 टायर कौन उठाने जाएगा? वो 4 एक फेरी वाला आएगा, 4 टायर उठाएगा, 4 टायर उठा के बड़े सेमी होलसेलर के पास जाएगा, सेमी होलसेलर बड़े होलसेलर के पास जाएगा, बड़ा होलसेलर रिसाइकलर को देगा। ओके, गॉट। दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड रिवर्स लॉजिस्टिक्स? रिवर्स लॉजिस्टिक तो आपको लॉजिस्टिक कैरी करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो मार्केट से ओपन ट्रक लो। तो ये करती क्या है कंपनीज? ये तो हमारे पास आता है ना फिर लास्ट में टायर लास्ट में कलेक्ट होकर हमारे पास आता है। पंचर वाले को आपने 100 रुपए का टायर दिया, उसने 150 रुपए का उसको दिया, उसने 200 रुपए का उसको दिया, लास्ट में 300 रुपए का हमने खरीद लिया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो वो मार्जिन डिस्ट्रीब्यूट होता रहा। तो आपकी लाइफस्टाइल पैसे आने के बाद कैसे चेंज हुई थी? आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस हुए? नहीं, मेरी लाइफस्टाइल में कोई Same, चेंज नहीं आया। वैसे के वैसे ही। नहीं, हमारी लाइफस्टाइल 2 घर अच्छे हो गए हैं, अब हमने कर दिया। बट मेरी पर्सनल एटीट्यूड में, मेरे पर्सनल मैं जॉयफुल हो गया हूँ थोड़ा सा। ये मेरे पर्सनल इंसाइट में आ गया, मैं जॉयफुल हो गया हूँ, थोड़ा हम्बल हो गया हूँ, थोड़ा सा चीज़ों को एंगल डिफरेंट देखता हूँ। बट पर्सनली मेरे लिविंग में, मेरे एटीट्यूड में, मतलब ऐसा मेरे को कोई डिफरेंस फील नहीं करता हूँ। मैं थोड़ा सा अच्छा फील करता हूँ, बस इनर सेल्फ मुझे बेटर फील करता है, और नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट, द रिवॉर्ड गॉड हैज गिवन टू मी। करेक्ट। आई थिंक इम्पैक्ट अगर रियल होता है, इम्पैक्ट अगर आप ज़्यादा दे पाते हो तो इट फील्स वेरी गुड कि कुछ इम्पैक्ट कर रहे हैं। मुझे इनर सेल्फ अच्छा लगता है कि मैंने एक कुछ अचीव लाइफ में किया है, वो वाली फीलिंग अंदर आती है। आई फील प्राउड, आई फील जॉयफुल। मुझे लोग मेरी इंडस्ट्री में मुझे आके मिलते हैं, मुझे कहते हैं कि यार यू हैव डन समथिंग। जो लोग मुझे पहले कुछ समझते नहीं थे, आज उनकी नज़र में मैं कुछ हूँ। तो वो वाली चीज़ें का मुझे थोड़ा प्राउड फील होता है। बाकी मेरे पर्सनल लाइफ में कोई फ़र्क नहीं आया। सो यू कम फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड ऑफ बिजनेसमैन, आपका फैमिली बिजनेस है। आपके पापा ने आपको एक ऐसी क्या एडवाइस दी है जो आप हमेशा याद रखते हो? मेरे फादर ने मुझे बोला है कि एक तो किसी का पैसा नहीं रखना लाइफ में। आपने रात को जिसका पैसा देना है दे के सोना है। दूसरा, दिन में आपने अपने ऊपर भी जितने पैसे खर्चने हैं वो एक कॉपी और पेन पेपर पे नोट करके सोना है। हम घर पे 3 या 4 लोग बिजनेस में बैठे हैं। हम शाम को, मैं 1 लाख लूँ, 10 लाख लूँ, मैं कहीं भी पैसे खर्च कर दूँ, नो क्वेश्चन आस्क, बट इट शुड बी रिटर्न ऑन डायरी दैट यू हैव टेकन दिस मनी एंड स्पेंडेड ऑन दिस। इट शुड बी रिटर्न, नो क्वेश्चन आस्क, बट शुड बी रिटर्न। ऐसा नहीं है कि पैसे हैं तो आप ले जाओ। दिस इज बिटवीन फादर और सन ऑल्सो, और एनी ऑर्गेनाइजेशन कि पैसे का हिसाब पूरा होना चाहिए। राइट। ये मेरे फादर ने सिखाया। और जिसका देना है पहले दे दो। झूठ तो उनको पसंद ही नहीं है, और सच्चाई जो है वो कहना उनका छत फाड़ देती है। कि आप सच्चे हो तो फिर आप डरो मत किसी चीज़ से। वाह, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट करना इनकम एक्सपेंसेस। वो बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। मेरे फादर ने मुझे और बहुत अच्छी सीख दी है कि हमेशा एक पेपर और पेन में हमेशा अपने पास कैरी करता हूँ। जब भी कोई काम याद आता है मैं उस पर नोट कर लेता हूँ। ये हमारी हैबिट है पूरी फैमिली की
कि जैसे मैं आपसे बात करते करते मुझे पॉपअप हो गया है काम, तो मैं तुरंत डायरी निकालूंगा, उस पर लिख दूंगा ये काम मुझे करना है, करेक्ट। फिर मुझे पॉपअप हो, मैं पूरा दिन, मैं ये पूरा दिन हम लोग सब लोग एक डायरी और पेन के पास साथ मिलेंगे आपको, और फिर जैसे ही सुबह ऑफिस में बैठेंगे सबसे पहले वो डायरी खुलती है और वो कामों के ऊपर टिक कट टिक कट टिक कट टिक कट चलता है। अभी कहाँ पे है डायरी? तो वो कि हम हर काम को टिक आउट कट करते हैं कि ये कर दिया, ये होना है, ये कर दिया, तो ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगता है कि इससे आप काम भूलते नहीं हो। राइट, डॉक्यूमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज वन कोट दैट ऑलवेज कीप्स यू मोटिवेटेड? भाई काम इतना करो कि दूसरे को रियलाइज हो जाए यार कुछ लाइफ में किया है। इतना काम तो होना चाहिए कि यार आपको लोग आपके काम से जान लें, नाम से नहीं। मतलब यू शुड बी रिमेम्बर, मतलब आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ना पड़े। Correct. हमारे छोटे शहरों में क्या होता है, ये जब कोई पूछता है ना अपना एड्रेस बता दो, तो हम लोग कहते हैं स्टेशन पे उतर के ना रिक्शा वाले को पूछते हैं उनके घर जाना है। स्मॉल टाउन। तो ऐसे ही व्यापार के अंदर अगर अपना इंट्रोडक्शन देना है तो बोल देना हॉराइजन, तो वो सब समझ जाए। तो एक ये वाला इट्स कीप मी मोटिवेटेड कि यार इतना व्यापार करो कि यार आपको लोग जान जाएं। क्या बात है। बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। वन लास्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क ऑल माय गेस्ट, इट्स अ ट्रिकी वन। इफ यू आर इन द शूज ऑफ कुशल लोढ़ा एंड इफ यू आर इंटरव्यूइंग मिस्टर मोहित बजाज, व्हाट इज वन क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क मिस्टर मोहित बजाज टुवर्ड्स द एंड? तो मेरा तो क्वेश्चन ये है जो मैं हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि रिटायर कब हो गए यार? तो रिटायर कब हो गया आप? यार ये ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपने बीच में पूछे जिसका मैं आंसर नहीं दे पा रहा था कि वाइफ से आपकी जो बातें हैं वो कितनी पर्सनल होती हैं, कितनी बिजनेस की होती हैं। तो यार मैं पर्सनल बातें कर ही नहीं पाया अपनी लाइफ में, ना तो अपने पेरेंट्स से कर पाया बहुत खुल के, ना अपनी वाइफ से खुल के कर पाया, ना अपने बच्चों से खुल के पाया, क्योंकि टाइम इतना दिया ही नहीं कभी फैमिली को। सेकंड, खुद को भी नहीं इतना टाइम दे पाया लाइफ के अंदर कि यार कभी आराम से बैठ के 2 घंटे बीच किनारे बैठ के आंख बंद करके कभी खुद के बारे में सोचूं या पर्सनल एनहेंसमेंट के बारे में सोचूं, इनर सेल्फ के बारे में सोचूं, आत्मचिंतन के बारे में सोचूं। तीसरा, दुनिया घूमना चाहता हूं, ट्रैवल करता हूं, अभी बिजनेस के लिए ट्रैवल करता हूं, बट घूमने के लिए घूमना चाहता हूं, दिल करता है। और मतलब आई हैव मैंने दिल में सोचा हुआ है कि 55 और 58 के बीच में मैं रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन अब वो कितना, मैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा, तो मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा आई डोंट नो। बट मैं ये भगवान से प्रे करता हूँ कि मेरे अंदर कुछ ऐसा एनलाइटमेंट कर दे कि मैं उनकी तरफ डेडिकेट होके ये सब चीज़ें छोड़ के मैं अपने तरफ ध्यान दे पाऊँ, क्योंकि मुझे बिजनेस के अलावा भी चीज़ों में जाना है। जो कुदरत ने चीज़ें बनाई हैं उसमें भी मैं कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो इनर इनसाइड अलाइनमेंट है, या अपने बच्चों या फैमिली की तरफ है। This is the only reason we have made this company public limited company, so that we can give a good platform to upcoming generation। और हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो कुछ कंट्रीब्यूशन हम लोग एज अ एक्सपीरियंस कंपनी को एक एज अ प्रमोटर और एज अ हम लोग कंपनी में कुछ लॉन्ग टर्म के लिए कंट्रीब्यूट करते रहे एज अपना एक्सपीरियंस। डे टू डे हम नहीं अपना कर सकें, तो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाने का एक हमारा मोटिव था, जिसकी वजह से हम लोग ये कंपनी को हमने पब्लिक लिमिटेड किया था कि टाइमली हम लोग ये हैंड ओवर करके बोर्ड बना दें ताकि ये कंपनी ग्रो करती रहे। हम लोग जब मर्जी क्विट कर जाएं तो कंपनी एक पेस पे ग्रो करती रहे। राइट। बट अब मेरा बेटा और 4 सालों में आ जाएगा, then he will be obviously joining. My daughter is also coming, तो he will be joining। तो मुझे लगता है और 10 सालों में ये कंपनी अच्छे पेस पे पहुंच जाएगी। Good people will join the board, तो ये कंपनी रन करेगी खूब।
बढ़िया रन करेगी, हम तो बैठे ही हैं फिर। अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत मोटिवेट हुआ हूँ मैं आज आपसे बात करके, एंड इंस्पिरेशन बहुत मिला है एम्बिशियस बनने का। एंड हमेशा लाइक काम करते रहो, हसल करते रहो, एंड बहुत ज़्यादा ही सीखने मिला। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया आपका बिजनेस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर IPO। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू कुशल, थैंक यू हैविंग मी हियर, थैंक यू सो मच, ऑब्लाइज्ड। थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स, एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.